हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक है क्रिया, जिसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मैग्नेट बेन्स लेकर आ चुका है आपके लिए अद्भुत बैच। ये अद्भुत बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको आप ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान बनाइए। ये पैकेज आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए और क्लासेस के लिए मिल रहा है। इसकी जानकारी के लिए आप 2 आसान प्रोसीजर अपना सकते हैं, दोनों में से कोई भी। सबसे पहला, नीचे आपको एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर डायरेक्ट कॉल करके जो है इस पूरे बैच की जानकारी ले सकते हैं कि इसको हम कैसे ज्वाइन करें, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, सभी कुछ। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है। उस लिंक को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए। उसमें आपकी कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, उन डिटेल्स को आप फिल करिए, सबमिट करिए और जल्द ही आपके पास सारी जानकारी अद्भुत बैच से संबंधित पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से सारी जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अद्भुत बैच शुरू हो चुका है। ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट जाएं, तो फटाफट इनको ज्वाइन करिए। आ जाते हैं आज के वीडियो पर। आज का हमारा वीडियो है क्लास 8 के लिए। जैसे कि मैंने बताया, आज हम करने वाले हैं क्रिया। हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक क्रिया है। आज इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्रिया को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। सबसे पहली बात जो रहती है वो है कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उसको समझने में, यानी कि सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से इसका भेद समझाने वाली हूँ कि आपको होल लाइफ ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ उनको आप पकड़ने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ, कैसे है। क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा हम सबसे पहले देखते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, पीना। तो बेसिकली इंग्लिश में जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं वो आपके हिंदी में क्रिया होती हैं। अब मैं इंग्लिश का रेफरेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि आप लोग इंग्लिश में तो बड़े अच्छे हो जाते हो, हर एक चीज़ समझ लेते हो, लेकिन हिंदी में ये सारी चीज़ें आपके लिए कहीं थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इंग्लिश का रेफरेंस दे देती हूँ आपको कि मतलब बेसिकली जो हुआ, आपके इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स होते हैं। सिंगिंग है, डांसिंग है, ईटिंग है, प्लेइंग है, ये सारे वर्ड्स जो आपके रहते हैं ये हिंदी में हम इन्हीं को क्रिया कहते हैं। जैसे सामने दिया है, लिखना, पढ़ना, खेलना, खाना, पीना आदि। तो अगर इसकी परिभाषा पे आए तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं उदाहरण में। अब इनके उदाहरण देकर तभी तो हम समझेंगे भाई क्रिया क्या। पहले आप क्रिया समझो, उसके बाद भेद पर चलेंगे, नहीं तो परेशानी होगी ना। पहले क्रिया समझेंगे, फिर उसके मूल को समझेंगे कि आखिर ये क्रिया बनती कैसे है। तो पहला हमारा क्या आया, जैसे यहाँ पर उदाहरण है वर्षा हो रही है। दूसरा उदाहरण है वह खेल रहा है, हाथी गन्ना उखाड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तीन चीजों का चल रहा है। ठीक है, आप एक क्रिया नहीं है, यहाँ पर 3 शब्द है। तो इसी को भी अभी हम आगे डिकोड करने वाले हैं। ये जितने अंडरलाइन वर्ड हैं ये बेसिकली जो है ये क्रिया है। इसमें जैसे खेल है ये आपकी मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। उसी तरह उखाड़ जो है वो आपकी मुख्य क्रिया है और रहा है जो है वो सहायक क्रिया है। लेकिन ये पूरा मिलाकर, जैसे इंग्लिश में आपके फ्रेजेस बनते हैं, आपके उसी तरीके फ्रेजेस आप बनाते हो ना, वही चीजें यहाँ पर ये पूरा ही आपका फ्रेज जो है वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाता है। कि हो रही है और खेल रहा है, उखाड़ रहा है, ये तीनों ही चीज जो है आपकी ये बेसिकली क्या है? इनको हम क्रिया ही कहेंगे। भेद पर बाद में उतरते हैं, लेकिन ये क्या कहलाई? क्रिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया हैं क्योंकि यह किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। अब आप कहते हैं जैसे हर वाक्य में कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम होती है, अगर करता है या कोई क्रिया अपने आप स्वतः हो रही है, उसी तरीके से वहां पर क्रिया का होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर वहां पर जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द बोलते हैं वर्षा हो, तो अगर हम रही है नहीं लगाएंगे तो वाक्य कंप्लीट नहीं। उसी तरह हाथी गन्ना, अब यहाँ पर बोलते हैं हाथी ने गन्ना उखाड़ा, तो उखाड़ना तो आएगा, हाथी गन्ना। अब अगर जब तक हम क्रिया नहीं लगाएंगे तब तक उसने गन्ने के साथ क्या किया? गन्ना खाया, गन्ना तोड़ा, गन्ना उखाड़ा, गन्ना फेंका, क्या किया भाई? उसके साथ हमें क्रिया देनी तो जरूरी है ना।
तो जब तक हम क्रिया नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो कोई भी वाक्य में आपका क्रिया होना जरूरी है। और तीनों ही वाक्य में आप देख रहे हैं वर्षा हो रही है, वह खेल रहा है, हाथी गन्ना उखाड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कार्य संपन्न हो रहा है, या कोई चीज संपन्न हो रहा है, या तो काम हो चुका है या चल रहा है। तो इसका बोध हमें ये तीनों ही वाक्य करा रहे हैं और ये कहलाती है क्रिया। बेसिकली किसी भी कार्य का करना या होने की बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब नोट करने के लिए आपसे क्या बोला है, क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन आता है। जैसा हमने आपको विकारी शब्द पढ़ाए थे जब याद है शब्द विचार में, तो विकारी शब्दों में हमने जो आपको नाम बताए थे वो थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये क्या थे, जिनमें बदलाव हुआ है, ठीक है, जिनमें होता है। किस बेसिस पे होता है, लिंग के बेसिस पे होता है, वचन के बेसिस पे होता है और काल के बेसिस पे होता है। ये तीन जो है वो हमेशा क्रिया में बदलाव करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। अब लड़का जो है वो क्या है, लिंग में अगर हम देखें तो ये क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। अब लड़की में आएंगे तो ये क्या है, ये एक स्त्रीलिंग है। अब इसी के कारण आप क्रिया में बदलाव देख रहे हैं। पुल्लिंग है तो रहा है, और अगर लड़की यानी कि स्त्रीलिंग है तो रही है। आपने यहाँ मेन क्रिया में नहीं देखा, ये जो मेन पढ़ना जो है उनमें बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सहायक क्रियाओं में बदलाव हो गया। लेकिन ये तो पूरी ही क्रिया मानी जाती है। तो समझ में आया, लिंग के कारण परिवर्तन हुआ। तो जो क्रिया है उसमें पहला परिवर्तन लिंग के कारण होता है। किसके कारण होता है, लिंग के कारण, ये हमने आपको बताया। फिर दूसरा आते हैं वचन के कारण होता है, यानी कोई एक वचन है या बहुवचन है, इसके कारण भी होता है। जैसे लड़कों ने गाने गाए। अब लड़कों, अब यहाँ देखो लड़कों, यानी कि ये क्या है, ये बहुवचन है। तो इसके कारण क्या है, यहाँ पे आए गाने गाए। फिर लड़के ने गाना गाया, तो ये क्या है, ये आपका एक वचन है। तो इसके कारण क्रिया में क्या हुआ, गाना गाया। तो बहुवचन और एक वचन के कारण भी क्रिया में बदलाव होता है। तीसरा आते हैं काल पे। अब काल में क्या होता है, काल का मतलब हो गया, तीन काल होते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। उसी तरह आप यहां देखेंगे, लड़का पढ़ रहा था, तो क्या हुआ, भूतकाल हुआ, क्योंकि पढ़ रहा था अर्थात हो चुका है। लड़का पढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा भविष्य काल। अब अगर हम ये बोलें कि लड़का पढ़ रहा है, अब ये क्या होगा, लड़का पढ़ रहा है, तो ये कौन सा है, ये है वर्तमान काल। आपने देखा ना, तो आप रहा था, पढ़ेगा, रहा है, तो इसमें तीनों क्रियाओं में बदलाव हुआ काल के कारण। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के कारण जो है वो क्रिया में बदलाव होता है। तो क्रिया जो है एक विकारी शब्द है और इसमें विकार उत्पन्न होता है लिंग, वचन और काल के कारण। तीसरा आ जाते हैं क्रिया संबंधी कुछ विशेष बातें। अब हम क्रिया तो समझ गए क्या होता है, उनमें बदलाव किस कारण से क्यों होता है, लेकिन कुछ इसकी बातें और भी जाननी जरूरी हैं। भेद जानने से पहले, भेद तो बताएंगे भाई, ऐसा नहीं हम नहीं बताएंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ जानना जरूरी है। क्या है जानना जरूरी, कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में अपूर्ण रहता है। यानी कि अगर हम किसी वाक्य में क्रिया ना लगाएं तो वो पूरा हो ही नहीं सकता है। हर वाक्य में क्रिया लगेगी ही लगेगी, चाहे है लगे, लेकिन लगेगी। जैसे हम बोलेंगे यह पेड़ है, तो है होना ही उसका क्रिया है। अब ये पेड़ जो है वो बहुत बड़ा है, छोटा है, पतला है, लंबा है, जो भी है तो है ना। तो बिना है के तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। था होगा, है होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यानी कि किसी भी क्रिया में, किसी भी वाक्य में क्रिया का होना जरूरी है, और अगर उसमें क्रिया नहीं है तो वो वाक्य जो है वो अपूर्ण माना
जाएगा। जैसे क्या है, मोहित बाजार डैश। अब मोहित बाजार डैश क्या, क्रिया का अभाव है। क्या ये वाक्य आपको पूरा लग रहा है? बिल्कुल मुझे पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें क्रिया नहीं है। अब हमने क्या लगा दिया, मोहन बाजार गया। तो अब ये गया जब हमने क्रिया लगाई तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाक्य हमें पूर्ण लगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर किसी भी वाक्य में अगर क्रिया नहीं है तो वो अपूर्ण वाक्य होता है। दूसरी बात पर आ जाते हैं, कुछ क्रिया स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। अब क्या होता है, कुछ क्या होता है, स्वतः ही हो जाती हैं और कुछ को करना पड़ता है। अब ये दो तरह की डिफरेंस होते हैं। जैसे है अचानक वर्षा होने लगी। अब यहां पर क्या है, अचानक वर्षा होने लगी, तो इसमें तो किसी ने कोई काम नहीं किया, तो ये अपने आप हो रही थी, इसमें किसी के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। तो ऐसी जो होती है वो होती है स्वयं घटित क्रियाएं। अब कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, जैसे सीमा ने छाता खरीदा, तो यहां सीमा के द्वारा ये काम किया गया ना, सीमा के द्वारा, तो यानी कि उसने इस क्रिया को संपन्न किया, तो सीमा द्वारा की गई यहां पर क्रिया। तो दो तरह की क्रियाएं होती हैं, जो स्वतः घटित होती हैं और एक जिनको किसी के द्वारा घटित किया जाता है। तीसरी बात, अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों की होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको देखा कि क्या हुआ, मोहन बाजार गया, तो गया क्या है, वो एक शब्द की क्रिया थी। अब उसी को हम बताएंगे कि मोहन बाजार चला गया, तो यहां पर चला गया कई शब्दों की, उसी तरीके से कई सारे शब्दों की हो सकती हैं। जैसे पर दिया है राहुल बाजार गया, ये एक शब्द की क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ गया शब्द ही आया। फिर दूसरा हम वाक्य देख रहे हैं, राहुल बाजार चला गया, तो यहां 3 शब्दों से क्रिया बनी है, एक से अधिक शब्दों से क्रिया बनी है। तो अब उसमें क्या होता है, एक मुख्य क्रिया होती है और बाकी उसकी सहायक क्रिया होती है जो उसको सपोर्ट करती हैं। तो ये दो तरह की जो है क्रियाएं होती, जैसे अभी हमने देखा 2 तरह से क्रियाएं घटित होती हैं, उसी तरीके से एक से भी क्रिया बनती है और कई शब्दों से भी क्रिया बनती है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 4। हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती है। सामान्यतः कभी कभी कुछ होती हैं, कुछ ऐसे रेयर सेंटेंस होते हैं जिसमें कभी आपको शुरू में मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही रेयर चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मोस्टली जो है वो अंत में ही लगाई जाती हैं हिंदी में। फिर आते हैं, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक साथ, जैसे हमने बोला कि मैं स्कूल से घर गई, खाना खाया और सो गई, तो अब यहाँ पर 3 क्रियाएं हुई, स्कूल से घर जाना, खाना खाना और सो जाना। तो मतलब कभी कभी एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे यहाँ दिया है, माँ के लिए चाय बना दो, इसमें सिर्फ एक क्रिया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चाय बनाने का एक काम हो रहा है, सिर्फ एक। दूसरा है, रीना पुस्तक पढ़कर सो गई, तो यहाँ पढ़ना और सोना, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, जैसे यहाँ 2 क्रियाएं घटित हुई। तो एक किसी वाक्य में एक क्रिया होती है और किसी में 2 क्रियाएं भी की जाती हैं। अब आ जाते हैं, हमने प्रमुख बातें जान ली, क्रिया किस किस तरीके से हो सकती हैं। फिर हम आते हैं, क्रिया का मूल होता है धातु। जैसे कोई भी पेड़ है, उस पेड़ की जान कहाँ होती है, उसकी जड़ में होती है। अगर जड़ नहीं होती, मतलब एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज को अगर हम मिट्टी में जमा देते हैं, वो फिर वो अंकुरित होगा, तो सबसे पहले वो अपनी जड़ फैलाता है, फिर उसके बाद वो सतह पर निकलता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता जाता है और नीचे उसकी जो जड़ है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन उसकी जान कहाँ है, वो उस जड़ में ही है ना। टहनी काट दो, पेड़ नहीं सूखेगा, मगर अगर जड़ काट दी तो पेड़ सूख जाएगा, होता है ना। तो बेसिकली कहाँ जान हुई, उसकी जड़ में हुई। तो उसी तरीके से क्रिया का मूल होता है, यानी कि क्रिया की जड़ होती है धातु। अब ये धातु क्या होता है, इसको समझिए। क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हमने बताया ना, उसका मूल अर्थात की जान जो है वो किसमें होती है, क्रिया में होती है, उसमें धातु में होती है। जैसे है सुन, पढ़, पढ़ आदि धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। अब बहुत से होते हैं, पढ़, खेल, चल, बढ़,
हैं। तो ये सब क्या है, ये मूल रूप है। इन्हीं में हम आगे प्रत्यय लगाते हैं, ई, ना, ऐ जैसे शब्द जो प्रत्यय लगा देते हैं और इनके रूप को बदल देते हैं। और ये रूप बदलने का काम हम वाक्य के हिसाब से करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है पढ़। पढ़ में अगर हमने ना लगाया तो ये सामान्य क्रिया बनी पढ़ना। अब इसी से हमने बना दी क्या, रानी पुस्तक पढ़ रही है। अब पढ़ रही है, अब यहीं पर हम दूसरी बना दें तो क्या है, रानी पुस्तक पढ़ना। ये देखो पढ़ रही थी, हमने उसको पढ़ना कर दिया, पढ़ना चाहती है। ठीक है। अब यहां पर आपने अगर ध्यान दिया तो देखिए यहां पर मूल रूप था पढ़, तो इसकी कंबाइंड क्रिया हमने बनाई, पढ़ रही थी। अब उसी पढ़ना को हमने यहां मूल रूप से लेकर पूरी क्रिया बना दी, पढ़ना। तो समझ में आया। मेन जो होता है, मेन जो जिसको बोलते हैं पढ़ का पढ़ना, उसी तरह क्या है, रानी पढ़ाई कर रही है। अब इसी से हम बोल सकते हैं, इससे और क्या शब्द बन सकते हैं, पढ़ना। पढ़ना से बन सकता है पढ़ो, इसमें ओ प्रत्यय लगा। उसी तरह यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है ना। देखो आप देख रहे हो ना, पढ़ाई करो बोलते हैं ना, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लो। फिर उसी तरह से पढ़ना, पढ़ो, पढ़ाई। तो इस तरीके से सिर्फ मेन धातु हमारा क्या हुआ, पढ़, और उसमें हमने कितने सारे प्रत्ययों को जोड़कर नए नए जो हैं उसके रूप बनाए। और ये रूप हम ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम कई तरह से वाक्य बनाते हैं, इसलिए हमें इन प्रत्ययों को लगाकर धातु के रूपों को बदलना पड़ता है। उसी तरह लिख, लिख में अगर हम ना लगाते हैं तो लिख ना हो जाता है। अब जैसे नीति ने पत्र लिखा, अब उसी में क्या हम बोल सकते हैं, नीति से पत्र लिखवाया गया। नीति पत्र लिखना चाहती है, नीति पत्र लिखेगी। तो अब देखिए कितना बना इससे, लिखना, लिखो, लिखाई, लिखवाया, लिखेंगी। तो कितने सारे प्रत्यय जोड़कर हमने काम किया ना। तो मेन धातु तो लिख ही रही, उसमें हमने कितने सारे जोड़ जोड़ के बना लिए, है ना। बनाए कि नहीं बनाए। आप देखो यहां पर लिखा हुआ, अब इसमें हम क्या बनाएंगे, लिखवाया। लिखवाया आया, लिखो आया, फिर आया लिखाई आया, फिर आया क्या, लिखेंगे। कितने सारे आया बताओ, लिख धातु से हमने कितने सारे शब्द बना दिए। फिर आते हैं हंस, हंस में ना जोड़ा, हंसना हो गया। तुम क्यों हंस रही हो, अब इसी में हम क्या बनाएंगे, हंसो, हंसाई, हंसवाया, हंसेंगे, इस तरीके से शब्द बनेंगे। फिर आते हैं सीख, सीख से क्या है, सीखना। मैं संगीत सीखती हूँ, मैं संगीत सीखता हूँ, मैं संगीत सीखूंगा, मुझे सीखना अच्छा लगता है। कुछ भी आप लिख सकते हो। मतलब मेन एक धातु लोगे और उसमें बहुत सारे प्रत्यय लगा के हम जो है उनके स्वरूप को बदल देते हैं। तो मेन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। जिसमें हम प्रत्यय लगा रहे हैं वो उसका मूल रूप है और क्रिया के मूल रूप को धातु बोला जाता है। उसी तरह देखिए गिन है, गिन में ना जोड़ा, गिनना। कक्षा में बच्चे गिन लो। फिर है कर, कर में ना जोड़ा, करना। माँ काम कर रही है। गा, गा में आ की मात्रा ना जोड़ा, गाना हो गया। कौन गाना गा रही है। तो देखा आपने कि धातु से हम कितने सारे रूपों को बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रिया के भेद पर। चलिए क्रिया के भेद क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। क्रिया के जो हैं वो सिर्फ दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म, अब चूंकि क्रिया करी जाती है तो वो क्या होती है, दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी कि जहां पर वाक्य में कर्म मौजूद रहे वो सकर्मक क्रिया रहती है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म मौजूद ना रहे वो अकर्मक क्रिया रहती है। तो क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर पहली चीज वो क्या है, क्रिया के दो भेद हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर।
और जो कर्म के आधार है उसके भी दो भेद है। पहला है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होती है, जिसमें कि क्रिया के साथ कर्म मौजूद नहीं रहता है। जैसे वर्षा हो रही है ना, तो वर्षा जो हो रही है उसमें किसी तरह का कर्म नहीं है। अब हमने यहाँ पर बोले कि राधा फल खा रही है, तो अब जो खाने की क्रिया है उसमें कर्म मौजूद है, वो किसको खा रही है? वो फल को खा रही है, तो वो हो जाती है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर जो क्रिया है वो 5 तरह की होती है। पहली है सामान्य क्रिया, दूसरी है संयुक्त क्रिया जहां पर वो 2 या 3 क्रियाओं से मिलकर बनती है। फिर आते हैं नाम धातु क्रिया, फिर चौथी है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर हम किसी के द्वारा काम कराते हैं, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया अर्थात जो क्रिया हमने अभी अभी संपन्न करी है उससे पहले कोई और क्रिया हम कर चुके हों, तो वो कहलाती है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया का तात्पर्य पूर्णकालिक क्रिया जो होती है वो क्या होती है? जो पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी हो। चलिए, अब इन सभी को हमें डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने डिटेल में नहीं समझा तो दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले हम आ रहे हैं क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर। तो ये पहला भेद है, इसके 2 भेद थे कर्म के आधार पर, यानी कि पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता हो, अर्थात वाक्य जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे समझे? इतना लंबा समझा तो दिया गया, समझे क्या? बेसिकली ये है कि जो क्रिया है वो सीधे सीधे कर्ता पर आ रही है, बीच में कोई भी एक कर्म नहीं दिया गया। कर्म मतलब होता है, कर्म का क्या मतलब होता है? अर्थात ये होता है कि जब हम क्रिया कर रहे हैं तो हम किसी चीज के जरिए वो काम कर रहे हैं। जैसे कि अब हम बोलें कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो यहां पर आपको जो शब्द है वो कर्म है। अब मैं सिर्फ ये बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, तो यहां पर सिर्फ क्रिया है, कर्म नहीं है। यानी कि मैंने बोला ना, कर्म का फल जिस पे पड़ता है। जब मैं कोई काम कर रही हूं तो उसका नतीजा किस पर निकल रहा है। अब मैं कोई भी काम करती हूँ, कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम जो भी काम करते हैं उसका रिएक्शन जरूर होता है। अब वो रिएक्शन जिस पे पड़ रहा है वो आपका क्या होता है? वही कर्म होता है। जैसे कि अब हमने क्रिया करी, अब मैं क्या कर रही हूं? अब मैंने 2 सेंटेंस आपको बताए। पहला सेंटेंस क्या था हमारा कि मैं पढ़ा रही हूं। अब मैंने यहां क्रिया करी और मेरा पढ़ा जो क्रिया है, मैं पढ़ा रही हूं, मेरी जो क्रिया है वो सीधे सीधे मेरे ऊपर आ रही है। ठीक है, ये कहीं पर नहीं जा रही है। ठीक है, अब दूसरा वाक्य मैं लिखूं, मैं आपको पढ़ा रही हूं। अब क्रिया सीधे सीधे आपकी तरफ डाइवर्ट हो गई, मेरी तरफ नहीं आई। क्यों हो गई? क्योंकि जो मैं काम कर रही हूं वो किस पर जा रहा है? उसका रिएक्शन वो आप पर जा रहा है, उस पर आपका फल पड़, आपके ऊपर उसका फल पड़ रहा है, क्योंकि उसका नतीजा आपको निकल रहा है। भाई मेरा काम तो पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन नतीजा क्या होगा? अब जैसे मैंने बोला सीता फल खा रही है, तो अब खाने से क्या होगा? उसका नतीजा कौन भुगतेगा? फल भुगतेगा, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि जो क्रिया हो रही है उसका फल कर्म पर पड़ता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक और जिसमें नहीं होता है अकर्मक। अब इसको पता करने का भी अभी मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी, लेकिन पहले आप समझ लो क्या है। जैसे हमने बताया कि अकर्मक क्रिया अब है बच्चे हंस रहे हैं, तान्या सो रही है, सवेरे जल्दी उठा करो, शिवम तेज भागता है। अब यहां पर आप देख रहे हो क्रिया है। क्रिया क्या है? हंस रहे हैं, सो रही है, जल्दी उठा करो, तेज भागता है। अब यहां पर अगर आप देखो तो हंस रहे हैं, तो इसके अलावा क्या? अब बस हंस रहे हैं, वो तो सिर्फ क्रिया कर रहे हैं और तो कोई काम है ही नहीं, उसमें बीच में कुछ है ही नहीं। तो दूसरा है तान्या सो रही है। अगर हम बोलते कि तान्या बिस्तर पर सो रही है तो फिर बात होती, लेकिन यहां पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ तान्या सो रही है, तो यहां पर भी कोई कर्म नहीं है। फिर आते हैं सवेरे जल्दी उठा करो, शिवम तेज भागता है। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं है। क्या है? किसी तरह का कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। अब जब तक आप सकर्मक क्रिया नहीं समझोगे ना, तब तक अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में
का पता नहीं कर पाओगे। और ये दोनों समझने के बाद मैं आपको सिर्फ 2 ऐसे शब्द दूंगी जिसके जरिए आप इन दोनों का पता फटाफट लगा लोगे। कैसे? देखिए, उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, यानी कि जैसे मैंने बोला मैं हंस रही हूं, तो इसका प्रभाव सिर्फ मेरे पे पड़ रहा है, बीच में कोई शब्द है ही नहीं जिस पर प्रभाव पड़े। है कोई शब्द? बेसिकली बीच में कोई शब्द है ही नहीं जिसपे मेरे हंसने का प्रभाव पड़े, तो इसलिए ये सीधे सीधे मेरे ऊपर फल डाल रहा है, तो यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। तो अतः ही अकर्मक क्रिया है। अब विशेष क्या इसमें दिया गया? अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर प्रश्न किया जा सकता है। देखिए, मैंने बोला ना 2 शब्द दूंगी खाली, आप किसी भी से पहले आपको क्या या किसे शब्द लगाकर प्रश्न करना है। किससे? क्रिया से पहले कौन सा शब्द लगाना है? क्या और किसे, ये ध्यान रखना। अब चलिए हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। जैसे क्या है, बच्चे हंस रहे हैं। अब 2 क्वेश्चन क्या हमको लगाने थे, क्वेश्चन वर्ड यहां पर लिख लेते हैं, क्या और किसे। अगर आपको उत्तर मिल गया तो इसका मतलब सकर्मक है, और अगर उत्तर नहीं मिला तो वो अकर्मक है। अब देखिए क्या है, बच्चे हंस रहे हैं। अब उसने क्या बोला था? क्रिया से पहले लगाना है। क्रिया है हंस, चलिए लगा लीजिए। बच्चे क्या हंस रहे हैं? कोई आंसर है इसका? इसका आंसर आपको मिल रहा है, इस वाक्य में आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब आइए किसे, बच्चे किसे हंस रहे हैं? कोई भी आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो सीधे सीधे अकर्मक क्रिया है। फिर आते हैं, तान्या सो रही है। तान्या क्या सो रही है? तान्या किसे सो रही है? कोई आंसर नहीं है। सवेरे जल्दी उठा करो। सवेरे क्या जल्दी उठा करो? सवेरे किसे जल्दी उठा करो? कोई आंसर आपको मिल रहा है इसमें से? कोई आंसर नहीं मिल रहा। फिर आते हैं, शिवम तेज भागता है। शिवम क्या तेज भागता है? ये तो एक प्रश्नवाचक बन रहा है, ध्यान रखना, हमें उत्तर चाहिए। यहां पर उत्तर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है हमको। फिर आते हैं, शिवम किसे तेज भागता है? ये भी नहीं मिल रहा। तो बेसिकली हमें इन 2 शब्दों से किसी तरह का आंसर नहीं मिला इन सभी वाक्य में, तो ये क्या हो गया आपका? अकर्मक क्रिया। जैसे यहां पर कुछ अकर्मक क्रियाएं, उठना, बैठना, रोना, जागना, आना जाना, हंसना, ये सारी क्रियाएं स्वतः होती हैं, इसका फल किसी पर नहीं पड़ता। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सकर्मक क्रिया, तभी हम अकर्मक क्रिया को पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब कर्म का तात्पर्य यहां पर क्या होता है कि जब हम काम कर रहे हों तो बीच में कोई ऐसी चीज हो जिसको लेकर हमने काम किया है। जैसे यहां दिया है, रीना ने काम कर लिया। क्रिया क्या है? कर लिया। दूसरा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, चला रहा है। तीसरा, विशाल पतंग उड़ा रहा है, उड़ा रहा है। साक्षी केला खाती है। चलिए, अब यहां पर आपको क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। कैसे है सकर्मक क्रिया? अब इसमें कर्म है कि नहीं तो पता करोगे क्या? फिर से वही 2 सवाल लेकर आओ, क्या, दूसरा है किसे। सिर्फ आपको ये 2 सवाल अब पूछने हैं। अब है, रीना ने क्या कर लिया? उत्तर मिला आपको? हमने क्वेश्चन पूछा, रीना ने क्या कर लिया? हमें उत्तर मिला, रीना ने काम कर लिया। क्वेश्चन में आंसर मिल गया मुझे, जो वाक्य था उसमें आंसर मिल गया ना, तो ये सीधे सीधे कर्म के साथ है, अर्थात सकर्मक क्रिया है। फिर आते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर क्या चला रहा है? हमने क्या बताया, हमें क्रिया से पहले क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या बोला, ड्राइवर क्या चला रहा है? आंसर मिला, गाड़ी चला रहा है। फिर है, विशाल पतंग उड़ा रहा है। विशाल क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। साक्षी केला खा रही है। साक्षी क्या खा रही है? केला खा रही है। तो क्वेश्चन लगाते ही मुझे उन सब के आंसर मिल गए। तो सीधे सीधे ये सभी क्या है? सकर्मक क्रिया। कर्म, सकर्म का मतलब होता है कि क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, यानी कि क्रिया को करने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो हम क्रिया जिसके साथ कर सकें। जैसे यहां पर काम चाहिए था मुझे करने के लिए, गाड़ी चाहिए थी चलाने के लिए,
पतंग चाहिए थी उड़ाने के लिए, उसी तरह केला चाहिए था खाने के लिए। तो बेसिकली क्रिया करने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए थी, तो जब वो चीज मुझे वाक्य में मिल गई तो वो हो जाती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, अभी सबसे पहले ये होगा कि सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया आपको पता चल गई। इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको दो प्रश्न करने हैं, क्या और किसे, और ये दोनों ही आपको प्रश्न जस्ट क्रिया के पहले लगाने हैं। ठीक है, अब यहां पर सकर्मक क्रिया जो है, कर्मक क्रिया हमने देख ली, सकर्मक क्रिया दो तरह की है, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक कर्म किया जा रहा है वो होगा आपका एकर्मक क्रिया। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ना एक कर्म है, यानी कि सिर्फ अखबार एक कर्म है। ठीक है, कर्म कितना है, सिर्फ एक है। फिर मजदूर पुल बना रहे हैं, तो यहां पे भी एक कर्म है पुल बनाने का, ये है। कामिनी खा रही है, तो इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ खाने का एक कर्म हो रहा है। फिर है पेड़ से फल तोड़ लो, तो यहां पर तोड़ने के साथ भी आपका फल निकल रहा है, सिर्फ फल पे ऊपर फल को तोड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से कामिनी खाना खा रही है, ये वाक्य इस तरह सकर्मक क्रिया बनेगी। यहां पर आएगा कामिनी खाना खा रही है, तो ये जो खाना है ये कर्म है और खा रही है ये क्रिया हो जाएगी। तो अब यहां पर है पिताजी अखबार को पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल को बना रहे हैं, कामिनी खाना को खा रही है, पेड़ से फल को तोड़ लो। तो कर्म, याद है हमने जब कारक पढ़ाया था तो कर्म की पहचान क्या थी, कर्म कारक की को विभक्ति चिन्ह लग रहा था ना, मैंने सभी के साथ आपको को लगा कर दिखा दिया। तो इसमें सिर्फ एक कर्म है, यानी कि एक ही कर्म जो क्रिया करी जा रही है उसको करने के लिए मैंने सिर्फ एक कर्म लिया है, इसलिए ये एकर्मक क्रिया हो गई। अब द्विकर्मक क्रिया देखिए क्या है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दो कर्म कैसे हैं, जैसे यहां पर है माली पौधों को पानी से सींच रहा है, क्रिया क्या है आपकी, सींच रहा है। अब इसमें दो कर्म कैसे हैं, देखिए पहली बात है पौधों को और पानी से, ठीक है, कितना आया, दो कर्म आए। फिर आते हैं रोगी, नर्स रोगी को दवा पिला रही है, पिलाना जो है वो क्रिया है, किसको पिला रही है, रोगी को, और क्या पिला रही है, दवा। तो यहां पर कैसे आप पता चलोगे कि भाई दो कर्म है, फिर से वही क्वेश्चन, क्या है, दो क्वेश्चन, कैसे, क्या और किसे, वही क्वेश्चन है यहां पर आपके पास में। माली क्या है, माली किसे और क्या सींच रहा है, माली किसे और क्या सींच रहा है, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। जहां आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिले एकर्मक क्रिया, जहां दोनों का आंसर मिले वहां पर द्विकर्मक क्रिया। उसी तरीके से आइए, रोगी किसे क्या पिला रही है, नर्स किसे क्या पिला रही है, तो आपने क्या बोला, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। तो ये दोनों के आंसर हमें एक ही सेंटेंस में मिल रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया होगी। अब आ जाते हैं विशेष। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व क्या और किसको जोड़ सकते हैं, यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, जो मैंने अभी आपको बताया, किसे या किसको कुछ भी आप जोड़ दो। जैसे यहाँ है माली माली किसे क्या किसको क्या सींच रहा है, तो सीधे सीधे माली पौधों को पानी से सींच रहा है। नर्स किसको क्या पिला रही है, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। तो यहां पर भी वही दो क्वेश्चन हमने आपको बोला, क्या या किसको लगाकर आप ये पता कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि क्रिया जो है अगर उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक है, और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक है, यानी कि बेसिकली हमारे उत्तर पे डिपेंड करता है। अब इसका उदाहरण भी देखिए, यहाँ 1 2 3 दे दिए गए। क्या है, पहला है चैतन्य सो रहा है, तो अब हमने क्या बोला, क्या सो रहा है, क्या सो रहा से कोई उत्तर मिला, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। उसी तरह विशाल पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, उत्तर मिला ना हमको
कि वो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो वो क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। तो बेसिकली जो भी स्टेटमेंट है उत्तर उसी में होना चाहिए, उत्तर हमें अपने मन से नहीं देना है, उत्तर हमारा किस में होना चाहिए, उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए जिस स्टेटमेंट को हम पता कर रहे हैं कि वो सकर्मक है या कर्मक है। फिर आते हैं, माँ बच्चे को लोरी सुना रही है। क्या सुना रही है, लोरी सुना रही है। उत्तर मिला लोरी, तो हमारा ये क्या हो गया, सकर्मक हो गया। माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी, सुना रही है, किसको सुना रही है, बच्चे को सुना रही है। तो अब यहां पर एक चीज हमने और देखी, पहला वाला था माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, दोनों ही सेंटेंस में था, हमने देखा दोनों में ही हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, क्या और किसे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, ये द्विकर्मक क्रिया है। सकर्मक में भी ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। पहले ना, माँ किसे लोरी सुना रही है, या बोलो किसको लोरी सुना रही है, तो बच्चे को सुना रही है। माँ क्या सुना रही है, लोरी सुना रही है। तो ये हमारी क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। बाकी ये जो सकर्मक क्रिया है, विशाल पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, किसको का उत्तर हमें नहीं मिल रहा। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, ये आपका एकर्मक क्रिया है, ये द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक में भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा दूसरा, हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देख लिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक के दोनों भेद देख लिए, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, क्लियर हो गया। अब हम दूसरे भेद पर आ जाते हैं, प्रयोग या संरचना के आधार पर, या जिसे हम रचना के आधार पर कहते हैं। इसको क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट बेन्स आपके लिए अब शुरू कर चुका है अद्भुत बैच। तो ये बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, शुरू हो चुका है, तो जल्द से जल्द इनको ज्वाइन कीजिए और जो है अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाइए। इन बैचेस में आप कैसे एनरोलमेंट कर सकते हैं, कैसे आप इनका एक हिस्सा बन सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उसे आप क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसमें आपकी कुछ डिटेल्स मांगी गई हैं, उनको आप फिल करिए और फिल करके ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे कुछ समय पश्चात ही आपके पास इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हो जाएंगी। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, क्योंकि बैचेस शुरू हो चुके हैं, ऐसा ना हो कुछ इंपॉर्टेंट आपसे मिस हो जाए, ठीक है। तो जल्द से जल्द करिए। अब आ जाते हैं हम क्रिया के दूसरे भेद, यानी कि प्रयोग या संरचना या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि जब हम क्रिया का इस्तेमाल करते हैं तब, या हम क्रिया को बनाते हैं तब। इन दोनों आधार पर क्रिया के हमने 5 भेद पढ़े थे, ठीक है। तो 5 भेद में हमारा पहला था सामान्य क्रिया। क्या था सामान्य क्रिया, जब क्रिया एक पद में हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे हमने जब हमने क्रिया से संबंधित कुछ विशेष बातें पढ़ी थी, तो उसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या था, क्रिया में कभी कभी एक क्रिया होती है और कभी कभी कई शब्दों की क्रिया होती है। तो सामान्य क्रिया में क्या होता है, जो आपकी सिर्फ एक शब्द की क्रिया होती है। जैसे यहां दिया है माला बाजार गई, तो यहां पर सिर्फ एक शब्द है गई, दूसरा है यह आम का पेड़ है, तो यहां पर आपने देखा इसमें क्रिया का एक पद है, अतः यह सामान्य क्रिया है। तो रचना के आधार पर क्रिया का जो पहला भेद था सामान्य क्रिया, उसकी सीधी पहचान है कि इसमें सिर्फ एक शब्द की क्रिया होती है। कितनी, सिर्फ एक शब्द की क्रिया होती है, तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या कहलाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग होते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब यहां पर क्या आया, ध्यान दीजिए, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, रूपम नाच रही है। अब यहां पर आप देख रहे हो बना रहा है, यहां क्रिया के कितने पद हैं, 3 हैं, और कि 3 शब्द हैं, और दूसरा रूपम नाच रही है, यहां पर भी क्रिया 3 शब्दों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा गया है। क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक क्रिया इस जगह इस्तेमाल करेंगे तो उसका वाक्य बनता ही नहीं है। जहां पर हम कई शब्दों के साथ क्रिया को बना रहे हैं वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर दिया गया है, इन वाक्यों में बना रहा है और नाच रहा है संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये 3 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो समझ में आया, सामान्य क्रिया सिर्फ एक क्रिया होती है, जैसे गई है,
होना है, उस तरीके के शब्द। लेकिन जब हम कई शब्दों से मिलाकर क्रिया को बनाते हैं तो वो हमारी होती है संयुक्त क्रिया। तो देखिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बना रहा क्रिया 3 क्रियाओं से बना है, रहना और होना क्रियाओं से मिलकर बनी है, जबकि नाच रही क्रिया नाचना, रहना तथा होना क्रियाओं से मिलकर बनी है। इसमें पहली मुख्य क्रिया है तथा इसकी क्रियाएं सहायक क्रियाएं। तो समझ में आया ना, जैसे यहाँ पर बनाना, बना रहा है तो ये बनना शब्द से बना है, रहा रहना से बना है होना से बना है। तो इन तीनों से मिलाकर बना हुआ है। अब इसमें जो है एक जो बनाना है वो मुख्य क्रिया है, बनाना जो है ये मुख्य क्रिया है, और ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये सहायक क्रियाएं हैं, यानी कि क्रिया को संपन्न करने के लिए इन शब्दों ने सहायताएं की हैं। ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया होती है, जैसे यहां पर नाच मुख्य क्रिया है, रही है सहायक क्रियाएं हैं। तो इस तरीके से ये 3 शब्दों से मिलकर पूरी एक क्रिया को बनाकर संपन्न किया गया है, इसलिए यहां पर जो है वो संयुक्त क्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे यहां दिया गया है, बढ़ई कुर्सी बना रहा है, तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर बनी है। और उसी तरीके से रूपम नाच रही है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर बनी है। तो एक होती है सिंगल, ठीक है, और एक होती है जो 2 क्रियाओं, यानी एक में सिर्फ एक मुख्य क्रिया होगी। जैसे हमने अभी पढ़ा था, यह आम का पेड़ है, तो है होना क्रिया से बनी है और वही मुख्य क्रिया, उसके अलावा कोई सहायक क्रिया उसमें थी ही नहीं। उसी तरह राम गाया या राम खाया या राम सोया, तो उस तरीके से सोया जो है वो अपने आप में एक क्रिया थी, सिर्फ एक ही क्रिया से मिलकर बनी थी, सोना मुख्य क्रिया से। और जहां पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों हो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। अब आते हैं तीसरा, नाम धातु क्रिया। ये क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने बताया था ना कि संज्ञा से विशेषण भी बनता है, सर्वनाम से विशेषण भी बनता है, उसी तरीके से यहां इन्होंने क्या बताया कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब नाम धातु क्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम के रूप में किसी और से ले ली गई है, इसलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये बेसिकली क्रियाएं शब्द नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, किराएदार ने मकान मालिक का घर हथिया लिया। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, हथिया लिया। अब हथिया लिया में जो मेन हथियाने वाली क्रिया है ये किससे बनी है? हाथ से बनी है। किससे बनी है? हाथ। हाथ शब्द क्या होता है? संज्ञा होती है। अब ये संज्ञा से क्रिया बनी है हथियाना। क्लियर हुआ आपको? फिर उसी तरीके से आया था, मैंने अपनी कमीज रंगवाई। अब ये रंगवाई जो शब्द है ये बनी किससे है? रंग से बनी है। और रंग क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। समझ में आया? तो संज्ञा शब्द से यहां पर आपने क्रिया को बनते देखा, इसलिए इसे क्या बोला गया? नाम धातु क्रिया। कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार है। अब भाई हमने आपको यहाँ पर 2 वाक्य तो बता दिए, लेकिन कैसे बनती हैं? जैसे पहली कुछ नाम धातु क्रिया के उदाहरण है, संज्ञा से नाम धातु क्रिया कैसे बनी यहाँ पर? जैसे यहाँ दिया, रंग का रंगवाना, हाथ का हथियाना, टक्कर का टकराना, खर्च का खर्चना, है ना? तो ये देखिए संज्ञा शब्द है, रंग, हाथ, टक्कर, खर्च, ये सभी क्या थे? ये सभी संज्ञाएं थी, इनसे हमने क्रिया शब्द बना दिए। फिर है शर्म का शर्माना, लज्जा का लजाना, आलस का अलसाना, झूठ का झुठलाना, चक्कर का चकराना, फिल्म का फिल्माना। तो ये सारी संज्ञा शब्दों से हमने फटाफट क्रियाएं बना दी। अब आते हैं सर्वनाम से नाम धातु क्रिया। उन्होंने क्या बोला था? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 से जब हम क्रियाएं बनाते हैं तो वो क्या बनती हैं? आपकी नाम धातु क्रिया। अब यहां पर जैसे है आपका सर्वनाम से हमने बनाई है, संज्ञा देख ली, सर्वनाम पर आते हैं। अपना, अपनाना, मैं मिमियाना, मैं का क्या है? मिमियाना। जैसे बोलते हैं ना बकरी मिमिया रही है, तो मिमियाना किससे बना है?
मैं से बना है। मिमियाना क्रिया हो गई और किससे बनी है? मैं से। विशेषण से नाम धातु क्रिया, अब विशेषण से कैसे बनती है? जैसे गर्म है, गर्म जो है वो आपका क्या है? विशेषण है। जैसे हम बोलते हैं ना चाय गर्म है, तो चाय की क्या विशेषता, उसकी दशा क्या बदला रहा है? वो गर्म है। गर्म से है गर्माना, लंगड़ा लंगड़ाना, साठ सठियाना, दोहरा दोहराना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। अब आ जाते हैं चौथा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है इसको समझिए। प्रेरणा तो आपको पता ही है ना, उसी तरीके से जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक होती है। यानी कि जैसे हम काम ना करें, हम आपसे बोलेंगे कि इसको पढ़ लेना, या मैं ऐसा बोलूं, मैं बोलूं मैं धोबी से कपड़े धुलवा रही हूं, मैं चाय बनवा रही हूं, तो यहां मैं क्रिया को संपन्न नहीं करके किसी और से काम करवा रही हूं, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, अब यहां पर कर्ता जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो किसी और से काम करवा रहा है। किससे करवा रहा है? धोबी से, तो धुलवाती है वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी तरह प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है, तो यहां पर क्या है? वो तोते को खिला रही है। तो इस तरीके से क्या है, जब हम काम खुद ना करके किसी और को करने का काम करें, जैसे यहां पर अगर प्रिया अमरूद खा रही होती तो वो खुद करती, लेकिन यहां पर खाने का काम कौन कर रहा है? तोता कर रहा है, मगर वो खिलाने का काम कर रही है। तो दूसरा जहां पर क्रिया को संपन्न करे वो काम क्या होता है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ये क्या होता है चलिए देखें। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इस क्रिया में क्रिया के साथ आ जोड़ दिया जाता है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हम जोड़ते हैं? आ का मतलब बड़ा आ की मात्रा। जैसे पढ़ है पढ़ाया, सो है सुलाया, खिल है खिलाया। तो यहां पर क्या है, हम जैसे दिया, इस यहां पर दिया ना, प्रिया ने तोते को अमरूद खिलाया। अब यहां पर खिलाया जो क्या हो गया? वो प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। फिर दूसरा आते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। इस क्रिया में क्रिया के साथ वा जोड़ते हैं। जैसे क्या है? पढ़ के साथ वा जोड़ा पढ़वाया, लिख के साथ वा जोड़ा लिखवाया, बन के साथ वा जोड़ा बनवाया। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, अब तो माँ कपड़े धुलवाती थी, तो वो हमारी क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जहां पर हम काम हम ही कर रहे हैं लेकिन किसी और से करवा रहे हैं, तो वो प्रथम हो जाती है। द्वितीय हमारा क्या रहता है? जहां पर हम बैठे हैं, काम दूसरा कर रहा है और हम देख रहे हैं। तो इसमें आ और वा का डिफरेंसेस रहते हैं। अब जैसे कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण भी आप देख लीजिए। अब आप प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर आपका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक है, यहां पर आप देख रहे हैं दौड़ना दौड़ाना, यहां पर आपका जो है ये प्रथम प्रेरणार्थक है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब दौड़ना हमारा है, उसका क्या है? दौड़ाना दौड़वाया, बैठना बिठाया बिठवाना, बनाना बनाना बनवाना, लड़ना लड़ाना लड़वाना, पीना पिलाना पिलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, करना कराना करवाना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम जो है वो आ और वा लगाकर प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं को बना रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट हमारी क्रिया, कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? जो क्रिया मुख्य रूप से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व मतलब जो पूरी तरीके से पहले संपन्न हो चुकी हो। पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़वा होता है। क्या होता है? कर जुड़ा होता है। कैसे होता है? जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, रानी पढ़कर खेलने गई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो क्रियाएं हैं, पहला तो रोना
और दूसरा सोना। लेकिन क्या होता है, अभी जो काम है वो सो गया है, लेकिन उससे पहले उसने कौन सा काम किया, वो रोने का किया, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बेसिकली यहां पर दो क्रियाएं हो रही हैं, जो एक संपन्न हो चुकी है और दोनों एक करके दूसरा उसने करना शुरू कर दिया है। उसी तरीके से रानी पढ़कर खेलने गई, तो अब उसने पढ़ने का काम संपन्न कर लिया और फिर उसके बाद वो खेलने के लिए चली गई। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है कि जो हमारी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया हमारी यहां पर कौन सी है, मुख्य क्रिया हमारी है सो गया और खेलने गई। इससे पहले जो क्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं वो हमारी कहलाती हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर हो गया। इन वाक्यों में रोकर तथा पढ़कर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रिया से पहले घटित हुई हैं। यानी कि जो काम मुख्य क्रिया है, जैसे सोना है और खेलना है, उससे पहले वो क्रिया हो चुकी है। अब दूसरी चीज उन्होंने बताया था, अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। जैसे यहां पर इन्होंने देखिए कर जुड़ा है, यहां पर रोकर और पढ़कर जुड़ा होता है। इसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर क्रिया हमारी संपन्न हो गई। हमने पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया क्रियाएं कैसी होती हैं। क्रिया दो तरह के इनके भेद होते हैं आपके, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और इसी तरीके से जो रचना के आधार पे है उसमें 5 तरह की क्रियाएं होती हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सारी क्लियर कर दी हमने कि क्रिया होती क्या है। अब यहीं पर हम खत्म नहीं हो रहे, अभी हम इस जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है क्रिया का, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए हम ये पूरा टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज, जिसमें हम ये पूरे टॉपिक के जितने क्वेश्चंस हैं इन्हें फटाफट हम जो है एक टेस्ट दे लेंगे और अपने आप को इवैल्यूएट कर लेंगे क्या ये टॉपिक हमें समझ में आया है या नहीं। और अगर नहीं आया है तो वापस जाके हम फिर से इस टॉपिक को समझने वाले हैं, क्योंकि अगर हमसे कहीं छूट गया है तो हमें समझना जरूरी है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जितने भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ समझ के रखिए, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपकी क्लास 8th में नहीं, आगे की क्लासेस में भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़िएगा। अगर कहीं डाउट रह जा रहा है तो बार बार एक्सप्लेनेशन को देखिए, ताकि आपको हर एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो। तो इसी तरीके से हम अब आगे के भी काम करते रहेंगे। अभी आगे और भी टॉपिक आने वाले हैं, तो तीनों पैटर्न में इसी तरीके से हम आपको क्लियर करेंगे। अब हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी देने वाले हैं, वो है आपके हमारे अद्भुत बैच की, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए जानते हैं। क्या दिया है, अद्भुत बैच फॉर क्लास 6 to 8 इंग्लिश मीडियम के लिए, यानी कि 6 से लेकर 8th क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपके लिए अद्भुत बैच शुरू हो चुका है। अब ये अद्भुत बैच में जो है उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं। अब मतलब आपसे हम बोल रहे हैं कि अद्भुत बैच आपको ज्वाइन करना है, तो आखिर इसमें आपको ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा। इसमें फायदा होने वाला है कि आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जैसे बेस्ड ऑन कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड सिलेबस रहेगा, यानी कि सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी पे आपका बेस्ड पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाने वाला है। इसमें डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, यानी कि बहुत सारे, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं, तो वो सारे कंफ्यूजन्स जो हैं वो हमारे इन डाउट सॉल्विंग सेशन में आप लेकर आओगे और आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, हम आपको उसके आंसर्स देंगे। तो जैसे अभी हम टॉपिक समझाते हैं तो कुछ जो है वो कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं, तो वो कैसे करते हैं आप लोग कमेंट्स में देते हैं, लेकिन जब हमारा डॉट सॉल्विंग सेशन चलेगा तो हम जो है वो उसको तुरंत का तुरंत सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए और हम आपको उसका तुरंत आंसर दे देंगे। फिर आते हैं वन शॉट रिवीजन कराएंगे, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ा आपके सीबीएसई में हैं उन्हें हम फटाफट क्विक रिवीजन कराएंगे, एक ही बार में, एक ही शॉट में। फिर आते हैं आप इनके ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर वीडियोस के थ्रू, लाइव सेशन के थ्रू समझाया नहीं जाएगा, इसके नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जो आप अपने घर में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। फिर है टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे। अब जब हम सब कुछ आपको पढ़ा लेंगे तो अब आपके हम टेस्ट भी लेंगे।
जब आप टेस्ट कर लोगे फिर उसके हम सॉल्यूशंस भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो इसीलिए टेस्ट इसलिए लिया जाएगा ताकि आप कुछ अपने आप को चेक कर सको कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं, फिर उन गलतियों को हम विद सॉल्यूशन आपको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हर टॉपिक पे जब हमारा टेस्ट होगा तो वो टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, हमारे लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं माइंड मैप्स वीडियो, MIQs और MCQs बताएंगे। माइंड मैप्स बताएंगे कि किस किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को जो है साथ में लेकर चलना है, क्या है। MIQs यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, और MCQs यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे आपके हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए लेकर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं अद्भुत बैच के अंदर। अब ये किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, तो इसमें सारे ही सब्जेक्ट आपके पैकेज में इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसमें आपका साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपके कवर किए जाएंगे इस अद्भुत बैच के अंदर। पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। अब इसमें इस समय आपको ऑफर दिया जा रहा है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इस पैकेज की जो भी कॉस्ट वैल्यू है उसमें आपको 50% ऑफ कर दिया जाएगा, और अगर आपने कोड यूज किया तो आपको एडिशनल 10% और ऑफ मिलेगा। तो वो आपका कोड रहेगा मैग्नेट10। अगर आप इसको लगा देते हैं तो 50% तो मिल ही रहा है, और उस पर 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा अगर आपने ये कोड लगा लिया। देखिए कितना बढ़िया ऑफर चल रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग फटाफट अपने आप को एनरोल कराइए इस पैकेज में। अब इसका जो आप इसके बारे में अगर और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कर सकते हैं और उसमें सारी डिटेल फिल करके आप सारी जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये नंबर है 7049597408, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द इतने बढ़िया ऑफर का फायदा उठाइए, फटाफट अद्भुत बैच को ज्वाइन करिए, और सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हम सारे ही फीचर्स आपको दे रहे हैं, हर तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तो ये वीडियो यही समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।